हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 11th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी तत्व हैं सबको अलग अलग स्थान देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। अब बात ये है कि सबको अलग अलग स्थान क्यों दिया गया है, आखिरकार इसको वर्गीकरण क्यों किया गया है, आखिरकार इसको क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। तो उस कारण को समझते हैं कि जिस समय 1800 ईस्वी का बात है, जब 18th सेंचुरी चल रहा था, तो 18th सेंचुरी में लगभग 31 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, मतलब 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब दिन बढ़ते गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब 1800 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक आया तो उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। अब बात यह है कि टाइम के अनुसार तत्वों की संख्या तो बढ़ रही है। अब तत्वों की संख्या मतलब एलिमेंट की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एलिमेंट की संख्या बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सभी तत्वों को अलग अलग पढ़ें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ना, सबका अलग अलग गुणधर्म पढ़ना बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो अभी प्रेजेंट टाइम का बात बता देते हैं। जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग मोस्टली का पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं उसमें टोटल 118 तत्वों की खोज, 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। अभी भी इस एलिमेंट पे अभी भी वैज्ञानिक सब इस पे काम कर रहे हैं। तो बात अब ये आता है कि अब सोचिए कि 118 तत्वों का अलग अलग इसका प्रॉपर्टीज, इसका गुणधर्म के बारे में पढ़ना आसान बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बात है। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक टेबल बनाया गया, एक सारणी बनाया गया है। इसमें सभी तत्वों का गुणधर्म, मतलब बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिसका गुणधर्म जो है समान गुणधर्म है। समान गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अवस्था मतलब स्टेट से रिलेटेड है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात हुआ तो उसका कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जब दो तत्व आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद एक नया तत्वों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्या किया वैज्ञानिक ने, सही तत्वों को जो समान तत्व है जिसका प्रॉपर्टीज मिल रहा था, जिसका गुणधर्म मिल रहा था, उसको एक वर्ग बनाया गया। ठीक। अब उस वर्ग के अंतर्गत उसी तत्वों को डाला गया है जिस तत्व का गुणधर्म समान हो, जिस तत्व का प्रॉपर्टीज क्या हो, समान हो, उसी तत्वों को एक वर्ग में डाला गया। तो अब बात यह है कि अब हम लोगों को पता किस प्रकार चलेगा कि किसका प्रॉपर्टीज समान है, किसका गुणधर्म समान है या किसका गुणधर्म समान नहीं है। तो इस चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, कुछ बोले। ठीक है। तो उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में हम थोड़ा हिस्टोरिकल पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, मतलब इतिहास, मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे साइंटिस्ट आए, उसके बारे में बताएं,
और उनका कहीं न कहीं उस थ्योरी के अंतर्गत कहीं न कहीं फॉल्ट आ रहा था, मतलब कहीं न कहीं रॉन्ग आ रहा था। जैसे मान लिया जाए कि एक साइंटिस्ट आए, तत्वों का वर्गीकरण मतलब तत्वों को एक वर्ग में जो रख रहे थे या एक आवर्त में जो रख रहे थे, उसमें कहीं न कहीं उनका डिमेरिट आ रहा था, कहीं न कहीं उनका दोष आ रहा था। तो एक साइंटिस्ट आए, तत्वों के बारे में कुछ बोले, फिर दूसरा साइंटिस्ट आए, उस तत्वों के बारे में कुछ बोले, फिर तीसरा साइंटिस्ट आए, उस तत्वों के बारे में कुछ बोले। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग विचार था इस पीरियोडिक टेबल, इस आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो अब बात आता है कि आखिरकार 118 तत्व है और 118 तत्वों को हम किस प्रकार अलग अलग पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि 118 तत्व है, 118 तत्व को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 118 तत्व का मतलब अगर एक तत्व का हम भौतिक गुण या रासायनिक गुण पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं 118 तत्वों का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो इन सभी को इस प्रकार समराइज किया गया है, इस प्रकार इसको वर्ग में बांटा गया है कि कम तत्वों का अध्ययन हम लोग करें और उसी कम तत्वों के अंतर्गत ये 118 तत्व क्या हो जाए, आ जाए। समझ में आ गया बात। अब बात है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट क्या बता करके गए, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आपको हम थोड़ा आवर्त सारणी भी दिखाना चाहते हैं, बीच में आवर्त सारणी का पेज आ जाएगा। तो आवर्त सारणी का मतलब आपको जैसे पता है, इस लाइन से अगर इस प्रकार से आएगा तो इसको हम लोग वर्ग के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार से अगर कोई तत्व लिखा हुआ है तो इसको आवर्त के नाम से जाना जाता है, इसको वर्ग और इसको आवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात ये आता है कि आखिरकार इस तत्वों को आवर्त में ही क्यों रखा गया है या वर्ग में ही क्यों रखा गया है। तो वर्ग में रखने का रीजन एक ही है कि इन सभी तत्वों का गुणधर्म जो होता है सब क्या होता है, समान होता है। वर्ग का मतलब ही होता है कि सभी तत्वों का, जो भी तत्व उस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, उस तत्वों का कहीं न कहीं गुणधर्म क्या होता है, एक होता है, एक ही ऐसा होता है। जैसे अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको पहला वर्ग में जो दिया हुआ है, पहला वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो तत्व दिया हुआ पहला वर्ग के अंतर्गत, तो ये तत्वों का कहीं न कहीं गुणधर्म सभी का क्या है, समान है। गुणधर्म समान होने का मतलब हुआ कि इसका कहीं न कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सभी तत्वों का जो एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सबका कहीं न कहीं क्या है, समान। तो अब समान तो इसका हो गया, मतलब इसका गुणधर्म तो समान हो गया। तो गुणधर्म को अगर कोई पूछेगा कि गुणधर्म क्या होता है, तो गुणधर्म का मतलब होता है दो चीज, एक भौतिक गुणधर्म, एक होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, कि भौतिक गुणधर्म अगर आपसे कोई पूछा, क्योंकि 10th क्लास के ज्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता है कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो भौतिक गुणधर्म का होता है कि कहीं न कहीं अवस्था से रिलेटेड बात कर रहा है, मतलब स्टेट से रिलेटेड बात कर रहा है। मतलब एक तत्व जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि आप बर्फ है, बर्फ मतलब बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में। तो बर्फ में थोड़ा सा अगर तापमान देंगे तो वह बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो मतलब उसका अवस्था कहीं ना कहीं ठोस से क्या परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं द्रव में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक गुण। अब भौतिक गुण का अगर रिलेटेड अगर बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वगैरह बुक में, तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक से रिलेटेड बात करता है। ठीक है। दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अगर आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक गुण क्या होता है, तो रासायनिक गुण का मतलब कहीं न कहीं एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो एक दूसरे से अभिक्रिया का मतलब जब दो तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो कहीं न कहीं क्या होता है, नए तत्व बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो कहीं न कहीं आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आखिरकार रासायनिक गुण में ऐसा क्या चीज होता है जो एक दो तत्व मिलकर के एक नए तत्व का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा
हम तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आवर्त को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया और क्यों बांटा गया, इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार नए तत्व कैसे बनते हैं रासायनिक गुण से। अगर मान लिया जाए हमको H2O बनाना है, ठीक है, तो H2O बनाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर बात करें बाबू, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और हाइड्रोजन का अगर परमाणु संख्या बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो अगर बात करें तो ये 8 परमाणु संख्या का मतलब ये हुआ कि ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक 2 एक 6 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब ये 8 ऑक्सीजन में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन के आंतरिक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है कहीं ना कहीं अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास जो बाहरी कक्षा में है, यही 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। दूसरा चीज अगर हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 का मतलब ये हुआ कि अब इसका इलेक्ट्रॉन जो रहता है बाहरी कक्षा में ही रहता है। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 6 इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं आपस में क्या करेगा, एक अभिक्रिया करेगा। दूसरी बात ये है कि जितने भी तत्व है आवर्त सारणी के अंदर, जितने भी तत्व है जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात करें, तो उसमें जितने भी तत्व है सभी के सभी तत्व ये चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं अक्रिय गैस बने। अक्रिय गैस का मतलब होता है नोबेल गैस। अब अक्रिय गैस बनने के लिए, अक्रिय गैस का मतलब हुआ नोबेल गैस, और अक्रिय गैस वह गैस होता है जिसको किसी से मतलब नहीं होता था। किसी से मतलब का मतलब ये हुआ कि वो अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है। मतलब अगर देखा जाए पूरा आवर्त सारणी के रिलेटेड देखा जाए, तो आवर्त सारणी में सबसे राजा, जैसे मान लीजिए कि आदमी में जो राजा आदमी होता है उसको ज़्यादातर आदमी से ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसी तरीके से कहीं न कहीं अक्रिय गैस को अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा अष्टक नियम पूर्ण रूप से पूर्ण रहता है। मतलब उसके जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है। तो अक्रिय गैस कहीं न कहीं अभिक्रिया नहीं करता है। तो अब बात ये आता है कि अक्रिय गैस, ऑक्सीजन के पास जो अक्रिय गैस होता है नज़दीक में, वो नियोन पाया जाता है। और नियोन का जो परमाणु संख्या होता है 10 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, हम क्या करें, हम अभिक्रिया में भाग नहीं देंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हाइड्रोजन के 2 मोल से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके ये सभी अभिक्रिया करके एक फॉर्मेशन बना देगा, H2O का फॉर्मेशन बना देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा हम रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा बता दिए कि जब 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कहीं न कहीं क्या बनता है, कहीं न कहीं नया तत्व बनता है। हम ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आगे जिस तरीके से ये चैप्टर बढ़ेगा हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि अलग इतिहास के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट इन सभी आवर्त सारणी के तत्वों में क्या बोल के गए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है डेवोराइनर त्रिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवोराइनर ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। तो डेवोराइनर ट्रेड्स का कहना यह था कि इन्होंने क्या किए, समान गुणधर्मों के तत्वों को एक समूह बनाया। 3 समान, जैसे 3 तत्व उठाए और तीनों तत्व जो समान गुणधर्म करता था। समान गुणधर्म का मतलब हुआ कि उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या था, समान था। उनका एक समूह बनाए और समूह बनाने के बाद उन्होंने ये बोले कि जो बीच वाले तत्व हैं उन बीच वाले तत्वों का अगर हम माध्य निकालते हैं
तो इसके इर्द गिर्द जो दो तत्व है उन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य निकाल लेंगे, और यही माध्य जो होगा उसका क्या बन जाएगा, परमाणु भार बन जाएगा। तो पहला बात तो ये आता है कि de Broglie त्रिक जो है परमाणु भार के आधार पे बताए। परमाणु भार का मतलब ये हुआ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के आधार पे ये बताए। तो एटॉमिक वेट के आधार पे ये किस प्रकार बताए, इन्होंने कुछ तीन तत्वों का समूह लिए। कुछ तीन तत्वों का समूह क्या क्या लिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ठीक है, ये तीन तत्वों का समूह लिए, और सोडियम और पोटासियम ये पहला समूह लिए थे। दूसरा जो समूह लिए थे कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरिलियम, ठीक है। और एक तीसरा समूह लिए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। ये तीन समूह लिए हैं। अब ये तीनों समूह का de Broglie ने क्या किए, कुछ तत्वों का समूह लिए, जैसे ये फर्स्ट तत्व है, ये तीन तत्वों का एक समूह लिए, इसको de Broglie त्रिक के नाम से जाना जाता है, de Broglie टेल्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या देखे इस समूह के अंतर्गत कि अगर हमको बीच वाले तत्वों का भार निकालना है, मतलब परमाणु भार निकालना है बीच वाले तत्वों का, तो अगर बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, जैसे सोडियम का परमाणु भार निकालना है, तो हम इसके इर्द गिर्द मतलब लिथियम प्लस पोटासियम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके, और दो से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब माध्य निकालना पड़ता है। तो अगर लिथियम का बात करें तो लिथियम का क्या आ गया, 7। अगर बात करें लिथियम का जो परमाणु भार कितना होता है, 7 होता है, और पोटासियम का जो होता है 39, और Y2 तो 46/2 मतलब 23। तो इन्होंने क्या किया कि इस समूह में बीच वाले तत्वों का माध्य निकालना। बीच वाले तत्वों का माध्य निकालने का नियम है कि इसके इर्द और इसके गिर्द जितना भी तत्व है दोनों को सम किए और दो से क्या किए, डिवाइड कर दिए। उन्होंने देखे, उन्होंने पाए, क्या पाए, इन्होंने ये पाए कि इसका जो परमाणु भार होता है, बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो इक्वल आ गया, मतलब 23 परमाणु भार होना चाहिए माध्य के अनुसार, इसका भी परमाणु भार कितना आ गया, 23 ही आ गया। अगर इस तरीके का तीन समूह बनाए थे। दूसरा अगर बात करें कि ब्रोमीन का अगर निकाला जाए तो 35.5 प्लस 127/2, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आ गया ये ऐड करने के बाद 80 ऐड करने के बाद डिवाइड करने के बाद इसका जो भार आ गया 81.25, जो लगभग क्या है 80 के आसपास है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और ब्रोमीन का निकाले, तो अगर स्ट्रोंडियम का निकाल रहे हैं तो 40 प्लस 137 और Y2, तो ये हो गया कितना 177, और Y2 ये हो गया मतलब 88.5 आ रहा है, मतलब कहीं न कहीं इसके बराबर है। तो de Broglie ने क्या किया कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, de Broglie ने क्या किया कि तीन तत्वों का एक समूह बनाया, और तीन तत्वों का एक समूह बना करके बीच वाले तत्वों का माध्य निकाला, और जो माध्य का रिजल्ट आया वही बोल दिया कि इसका क्या होना चाहिए, परमाणु भार। लेकिन ये तीन तत्वों का जो समूह बनाया वो इसकी गुणधर्म, समान गुणधर्म के आधार पे बनाए। समान गुणधर्म का मतलब हुआ कि इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बात ये आता है कि de Broglie ने इसका खोज किया था 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो 1829 ईस्वी में ये थ्योरी थी। अब इसमें बात ये है कि अगर de Broglie त्रिक का अगर थ्योरी सही होता, हकीकत में अगर सही होता, तो अलग साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब इनके थ्योरी में कहीं न कहीं अवगुण आ रहा होगा, कहीं न कहीं डिमेरिट्स आ रहा होगा। तो क्या डिमेरिट्स आ रहा है, तो पहले बात de Broglie ने जो दिए हैं, जिस समय 1829 ईस्वी में ये अपना थ्योरी दे रहे थे, उस समय ओनली टोटल तत्वों का जो खोज हुआ था 1829 ईस्वी में 31 तत्वों की खोज हुआ था, 31 तत्वों की खोज हुआ था। और इस 31 तत्वों में से
ये पूरे तत्वों का समूह नहीं बना पाए, पहला डिमेरिट। ये 31 तत्वों का खोज हुआ था, तो डे मोराइनर ट्रिक ने जिस समय थ्योरी दिए थे उस समय 31 तत्वों का इस तरीके का समूह बनना चाहिए था, जो कि डे मोराइनर ने पूरे 31 तत्वों का समूह नहीं बना पाए, पहला डिमेरिट ये था। दूसरा डिमेरिट ये था, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीन छोड़ ले, ठीक है। पहला गुण तो ये आ गया कि ये 31 तत्वों का समूह नहीं बता पाए, और समूह नहीं बता पाए उसका माध्य नहीं निकाल पाए। दूसरा डिमेरिट ये था कि ये जो तत्व लिए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसी के आवर्त में, मतलब इसी के वर्ग में एक और तत्व आता है, एक और तत्व, उस तत्व का नाम है फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इन तत्वों का एक समूह तो बना दिए, इन तत्वों का एक समूह तो बना दिए, इन तीनों तत्वों का, लेकिन अगर ये तीन तत्वों में से एक उस वर्ग के अंतर्गत फ्लोरीन भी आता है, तो अगर बात करें कि फ्लोरीन का, अगर ये तीन तत्वों का अगर निकाला जाए समूह बना करके, तो फ्लोरीन का जो होता है, मतलब कि परमाणु भार जो होता है फ्लोरीन का, वो कितना होता है, लगभग 19 के आसपास, 18 पॉइंट कुछ होता है, कहीं 18 भी दिया हुआ है, तो चलिए 18 भी मान लेते हैं, 18, ठीक है। तो अब अगर हमको क्लोरीन का मास निकालना है, तो क्लोरीन का मास निकालना है तो 18 + 80 और बाई क्या 2, फ्लोरीन का 90 होता है, 18.9 के आसपास होता है, 90। तो ये 19 + 80/2, तो ये कहीं ना कहीं ये कितना आ रहा है, 99.2, मतलब 49.5 आ रहा है। तो मतलब इनका क्लोरीन का जो आना चाहिए था परमाणु भार में कितना आना चाहिए, उनके अनुसार 49.5 आना चाहिए, जबकि क्लोरीन का परमाणु भार जो हम लोग पढ़ते हैं वो कितना पढ़ते हैं, 35.5 पढ़ते हैं। तो ये दूसरा डिमेरिट था। पहला डिमेरिट डे मोराइनर का पहला डिमेरिट तो ये था कि ये कुछ ही तत्वों का समूह बना पाए, मतलब उस समय 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन 31 तत्वों का समूह ये नहीं बना पाए। दूसरा डिमेरिट इसमें ये था, दूसरा अवगुण ये था कि अगर इसी समूह के अंतर्गत हाइड्रोजन ग्रुप में, हाइड्रोजन वर्ग में अगर फ्लोरीन को ऐड करते हैं, तो फ्लोरीन को जैसे ही ऐड करेंगे तो एक त्रिक बन जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक त्रिक बना। अब क्लोरीन का अगर माध्य निकालना है, तो क्लोरीन का माध्य निकालते हैं, तो क्लोरीन का माध्य मतलब फ्लोरीन + ब्रोमीन/2, तो इसका जो आना चाहिए था डे मोराइनर त्रिक के अनुसार कितना आना चाहिए था, 49.5, लेकिन हकीकत में क्लोरीन का अभी के डेट में जो परमाणु भार कितना होता है, 35.5। तो ये दो अवगुण आया डे मोराइनर का, और इनका थ्योरी कहीं न कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। तो डे मोराइनर के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। दूसरा साइंटिस्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम। दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। अब इनका कहना था, न्यूलैंड ऑक्टेव जो थे, दो चीज का बहुत शौकीन आदमी थे। दो चीज का बहुत शौकीन आदमी का मतलब ये हुआ, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, ये दो चीज का बहुत ज्यादा शौकीन आदमी थे। एक केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का ये कीड़ा आदमी थे, मतलब इनको रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दूसरा, ये म्यूजिक बहुत सुनते थे। म्यूजिक का मतलब ये हुआ कि इनको गाना से बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किए, न्यूलैंड्स ने अपने एक म्यूजिक के अनुसार उन्होंने एक अष्टक नियम बताया, और उस नियम के अनुसार इनका कहना ये था कि पहला तत्व और आठवां तत्व का गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इनका कहना ये था कि लिख कर बताते हैं, लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद फ्लोरीन के बाद आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन और पोटासियम। उन्होंने क्या किए, इनका कहना ये था, न्यूलैंड का अष्टक नियम का कहना, नाम से ही पता है न्यूलैंड का अष्टक, अष्टक का मतलब 8 होता है, ठीक है। इनका कहना ये था कि इनका जो अवस्था होना चाहिए, मतलब इसका जो व्यवस्थित होना चाहिए, मतलब परमाणु का जो आवर्त सारणी में व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, वो कहीं न कहीं पहला तत्व 8वां तत्व का गुणधर्म से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए उन्होंने बताए सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब इनका कहना ये है कि पहला तत्व सा, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहला तत्व सा से और 8वां तत्व का मतलब हुआ कि 8वां तत्व जो आएगा वो भी किससे स्टार्ट होना चाहिए, सा से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब कहने का मतलब पहला तत्व सा से, तो 8वां तत्व भी किससे स्टार्ट होना चाहिए, सा से स्टार्ट होना चाहिए। और इनका कहना था कि जो भी रिपीट, मतलब क्या, जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसका गुणधर्म कहीं ना कहीं क्या है, समान है। ठीक है, उसका गुणधर्म कहीं ना कहीं समान है। तो अगर बात करें तो अभी कि अभी के आवर्त सारणी में लिथियम और सोडियम का कहीं न कहीं गुणधर्म क्या होता है, समान पाया जाता है। ठीक है, तो इनका थ्योरी तो कुछ हद तक सही रहा, लेकिन उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था, मतलब सारे गामा पादा निशा के वर्ड पे दिए थे। उस समय क्या हुआ था कि जिस समय न्यूलैंड्स ने दिए थे 1864 के आसपास, इन्होंने दिए थे 1864 के आसपास। तो 1864 के आसपास उस समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, मतलब 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब बात ये आ रहा है कि इन्होंने क्या किए कि सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब सा से जो स्टार्ट हो रहा है और दूसरा आवर्त में सा से जो आएगा तत्व, इन दोनों का प्रॉपर्टी, इन दोनों का गुणधर्म क्या होगा, मैच कर जाएगा, मतलब एक ही गुणधर्म होगा। जो रे से स्टार्ट हो रहा है, जो आने वाले वर्ग में रे से जितना भी आएगा, 9वां वर्ड, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 9वां वर्ड आएगा, तो वो दोनों का गुणधर्म क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। 3 के बाद जो आएगा क्या आएगा, 10वां वर्ड आएगा, तो कहीं न कहीं उसका गुणधर्म क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। अब बात ये आता है कि इनका गुणधर्म, चलो अभी तो आवर्त सारणी में है लिथियम और सोडियम का गुणधर्म एक ही है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी गुणधर्म क्या है, एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम इनमें ये आ गया कि उस समय, जिस समय ये थ्योरी दिए थे, न्यूलैंड ने जिस समय थ्योरी दिए थे, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, मतलब डिस्कवरी ऑफ नोवेल गैस, मतलब नोवेल गैस का डिस्कवरी नहीं हो पाया था। अब अगर नोवेल गैस का डिस्कवरी, अक्रिय गैस का डिस्कवरी होता, तो सोचिए नोवेल गैस जो आता है फ्लोरीन के बाद आता है, मतलब फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है, और क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। तो सोचिए इनके थ्योरी में इन्होंने बताया कि पहला और 8वां शब्द कहीं न कहीं क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ये पहला है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8वां जो आना चाहिए सोडियम पे। लेकिन अभी के आवर्त सारणी में देखा जाए कि फ्लोरीन के बाद क्या आता है, किसका जगह बना हुआ, फ्लोरीन के बाद जगह जो बना हुआ किसका बना हुआ, अक्रिय गैसों का बना हुआ। तो 7 के बाद 8वां स्थान तो अक्रिय गैस ले लिया। तो मतलब इनका कहीं ना कहीं थ्योरी क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका थ्योरी भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। ये भी जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो परमाणु भार से ही रिलेटेड है, परमाणु भार से ही रिलेटेड है। तो इनका भी अष्टक नियम 2 वजह से फेल हुआ। पहला वजह ये है कि इन्होंने बताए थे कि पहला और 8वां शब्द क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, जबकि अभी के आवर्त सारणी में पहला और 9वां वर्ड क्या होता है, रिपीट होता है। पहला फेल। दूसरा
जिस समय न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, जबकि न्यूलैंड में 63 तत्वों के बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाए। तो दो फेल होने का दो रीजन, एक फेल होने का ये रीजन कि अभी के आवर्त सारणी में क्या हो रहा है, पहला और 9वां तत्व हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बताया थे, पहला और 8वां तत्व क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो ये दो रीजन इनका क्या हुआ, फेल होने का कारण। इसके बाद एक जाने माने साइंटिस्ट आ रहे हैं, लूथर मेयर। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा जो साइंटिस्ट है वो लूथर मेयर। लूथर मेयर का परमाणुीय, लूथर मेयर का परमाणुीय आयनन वक्र, आयनन वक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूथर मेयर्स, लूथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। समझते हैं लूथर मेयर का परमाणुीय आयतन वक्र। तो दो साइंटिस्ट आए, एक डेवोराइनर, उनका फेल हो गया थ्योरी। डेवोराइनर का क्या कहना था कि तीन तत्वों का एक समूह बनाए और बीच वाले तत्व जो है, बीच वाले तत्वों का अगर परमाणुीय भार निकालना है तो दोनों तत्वों को क्या करेंगे, माध्य से हम परमाणुीय भार निकाल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। क्यों फेल हो रहा था, क्योंकि पूरा का वो जितने 31 तत्वों की खोज हुई थी, 31 तत्वों का समूह नहीं बना पाए। दूसरा, सभी तत्वों का माध्य निकाल रहे थे तो पर उनके परमाणु भार से रिजल्ट नहीं आ रहा था। दूसरा जो आया था न्यूलैंड का थ्योरी। न्यूलैंड का थ्योरी क्यों फेल हुआ, क्योंकि जिस समय 63 तत्वों की खोज हुआ था वो पूरा तत्वों के बारे में बता नहीं पाए। दूसरा, उनका कहना था कि पहला तत्व और 8वां तत्व का गुणधर्म क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जबकि अभी के पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पहला और 9वां तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। तो दो थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब एक डेवोराइनर का, एक न्यूलैंड का। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आए बीच में। एनसीईआरटी में बहुत सारे साइंटिस्ट का चर्चा नहीं किया है, बहुत सारे छोटे छोटे साइंटिस्ट आए। अब क्या हुआ, उसी बीच में पूरा वर्ल्ड वाइड में आवर्त सारणी बनाने का एक ललक पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे छोटे साइंटिस्ट भी थे तो इस आवर्त सारणी के पीछे पूरे जुट गए। जुटने का रीजन ये था कि सबको पता है कि ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है, बहुत बड़ा खोज है। अगर जो भी आदमी इस चीज को खोज करेगा तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो इस रेस में सबसे आगे आए, उसका नाम था लूथर मेयर और मेंडलीव। दो साइंटिस्ट जो है सबसे ज्यादा आए। लूथर मेयर जो रहने वाले थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। और मेंडलीव के बारे में सब जानते हैं कि मेंडलीव जो रहने वाले थे वो रसिया के रहने वाले थे, मतलब रूस के रहने वाले थे। अब बात ये आता है
एक तो रूस के रहने वाले और एक जर्मनी के रहने वाले। अब ये दोनों साइंटिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि न्यूलैंड का और डेमोनाइरर का थ्योरी कहीं ना कहीं क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब ये दोनों अपने अपने काम पे लग गए। काम पे लगते लगते इन्होंने देखें, सबसे पहले लूथर मेयर और मेंडलीव के सिद्धांत में मेंडलीव का आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी, दोनों का लगभग थ्योरी लगभग मैच कर गया। मैच करने का रीजन ये था कि दोनों परमाणु भार से रिलेटेड दिए थे, पहला चीज। दूसरा चीज ये था कि इनका जो बताया गया था थ्योरी, ये कर्व में बताया गया था लेकिन उनका आवर्त में बताया गया था। लेकिन जिस प्रकार से इन तत्वों को बैठाए हैं, सबसे टॉप पे किसको रखे हैं, सोडियम को, इसी तरीके से मेंडलीव ने सबसे ऊपर किसको रखे हैं, सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम, जो अल्कली मेटल होता है, ठीक है, जो अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों का थ्योरी मैच करे, लेकिन मेंडलीव ने इनके थ्योरी से, लूथर मेयर के थ्योरी से 2 से 3 दिन पहले थ्योरी वो जमा किए थे, तो मेंडलीव का थोड़ा नाम ज्यादा हुआ। दूसरा रीजन आगे, पहले तो हम इसका सिद्धांत पढ़ते, फिर मेंडलीव का सिद्धांत के बारे में बहुत बढ़िया सा चर्चा करेंगे कि मेंडलीव आखिरकार क्या थे, उनका नाम इतना पूरा वर्ल्ड वाइड में इतना क्यों जानने लगा। तो पहले लूथर मेयर का थोड़ा सा सिद्धांत समझते। दोनों का थ्योरी लगभग एक ही था। दूसरा चीज है कि अगर आपको मालूम होगा तो मेंडलीव को किसी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया जबकि उनका सिद्धांत पे आधारित ही, जो भी मोसले का हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंडलीव के सिद्धांत पे ही आधारित है। उन्हीं का पूरा फोटो कॉपी किया हुआ है। उन्होंने केवल परमाणु भार पे बताए और उसको सजाकर उन्होंने क्या कर दिए, परमाणु मतलब परमाणु संख्या पे बता दी, बस हम कुछ नहीं किए, थोड़ा थोड़ा और मोटिवेट किए, बताएंगे मोस्टली का जिस समय आएगा। तो अब लूथर मेयर का सिद्धांत समझते हैं। लूथर मेयर को जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका थ्योरी और मेंडलीव का थ्योरी लगभग समान था और इनके थ्योरी में एक दो पॉइंट बहुत अच्छा से डील किया और कहीं ना कहीं वो थ्योरी सही हो रहा था। आगे भी अभी भी अगर बात करेंगे तो उनका थ्योरी सही हो रहा था। तो देखिए लूथर मेयर ने क्या किया, लूथर मेयर का परमाणु आयनवर्ग क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं लूथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो इन्होंने क्या किए कि परमाणु आयतन मतलब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, दोनों को मिला करके एक क्या किए, एक कर्व बनाए, एक वक्र बनाए। किस प्रकार बनाए थोड़ा समझते हैं। तो इन्होंने क्या किए, परमाणु भार और परमाणु आयतन, इन्होंने क्या किए कि कोई भी तत्व उठाया, ठीक है, उन तत्वों का भार निकाले, उन तत्वों का क्या निकाले, भार निकाले और उनका आयतन निकाले। आयतन निकालने का मतलब हुआ कि वह परमाणु कितना जगह लिया हुआ। अब दोनों के बीच एक पॉइंट ड्रॉ किया, जैसे सोडियम में माने जाए तो सोडियम का पॉइंट ये आ गया। दोनों के बीच में एक ग्राफ इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से एक पॉइंट निकाला। और उन्होंने क्या देखे अपने थ्योरी के अंदर कि जिसका गुणधर्म समान था, वो इस ग्राफ के एक ही पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पर, मतलब इसके सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम का गुणधर्म समान है, तो इसको सबसे ज्यादा टॉप पे रखा गया, मतलब सबसे ऊपर में रखा गया। तो देखिए सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम का ये तीनों एक ही वर्ग का तत्व है। तो एक ही वर्ग का तत्व का मतलब ये हुआ कि ये तीनों तत्वों का गुणधर्म क्या है, समान है। तो इन तत्वों का गुणधर्म समान होने का मतलब ये हुआ कि इसका देखिए ये भी टॉप पे, इस ग्राफ के अंदर ये भी टॉप पे, ये भी टॉप पे, मतलब इन तीनों का गुणधर्म क्या हुआ, समान। उन्होंने उस समय, जिस समय लूथर मेयर का सिद्धांत आया था, उस समय 63 तत्वों की खोज हुई थी। अब उन्होंने क्या किए कि सोडियम के बाद किसका वर्ग आता है, स्वाभाविक है, सोडियम के बाद किसका वर्ग आएगा, मैग्नीशियम वाला आएगा। तो मैग्नीशियम के वर्ग को उन्होंने देखा परमाणु भार के हिसाब से, इस तरीके से ग्राफ पा के, तो जो ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में जा रहा है, उसका वो वर्ग 2 का तत्व है। देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंडियम, तीनों के तीनों क्या वर्ग 2 के तत्व है। उन्होंने फिर देखा कि हाइड्रोजन जो तत्व है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब हाइड्रोजन तत्व का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो इस ग्राफ में उनको स्थान कहाँ मिला, ग्राफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से। और उन्होंने ये भी देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट में संक्रमण तत्व जो होता है उसको सबसे नीचे स्थान दिया गया। तो इनका थ्योरी कहीं न कहीं जाकर के सही हो रहा था। इनका थ्योरी फेल होने का दो रीजन, इनका भी थ्योरी फेल हुआ आगे चल के, तो दो रीजन से फेल हुआ। इन्होंने जिस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और ये 63 तत्वों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, मतलब इस ग्राफ के अंदर 63 तत्वों को बैठा नहीं पाए तो उसका स्थान क्या होगा। दूसरा, अगर आपको अभी ये आवर्त सारणी छोड़ दिया जाए, आवर्त सारणी को हटा दिया जाए, अगर आपको आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं इस ग्राफ में अगर बैठा दिया जाए तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह का, दूसरा चीज़ है कि उनका लैंग्वेज तो था जर्मनी का लिखा हुआ, तो जर्मनी का आप जब उनका बुक देखिएगा तो उनका ग्राफ कुछ अजब तरीके से पारा हुआ है। मतलब उनका ग्राफ तो सही है, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज जानता है अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया गया, लेकिन अब बात यह आता है कि इनका ये जो है पूरा तत्व तो दे नहीं पाए। दूसरा, अगर ये ग्राफ को इस प्रकार आपको दे दिया जाए तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी हो सकती है। तो इनका थ्योरी कहीं ना कहीं क्या हुआ, फेल हो गया। फेल होने के बाद अब आए मेंडलीव साहब। अब मेंडलीव साहब का सिद्धांत और मेंडलीव साहब के बाद अब मोस्ले का सिद्धांत में क्या होता है, इसको मैं आगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि मेंडलीव आखिरकार इतने ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों हो गए। पूरा का पूरा दुनिया उनको जानने लगा है मेंडलीव का। आज के टाइम पे जितना भी रिसर्च सेंटर रसिया के अंतर्गत है सब मेंडलीव के नाम से है। जितना भी रिसर्च सेंटर, जितना भी बड़ा स्कूल, जितना भी बड़ा कॉलेज, सब के सब मेंडलीव के नाम से ही चलता है। मतलब मेंडलीव के नाम का मतलब उनका इतना रसिया में नाम है कि अगर उनको नोबेल पुरस्कार भले ही नहीं दिया गया है, लेकिन उनका नाम पूरा वर्ल्ड वाइड में रसिया के अंदर पूरा का पूरा आदमी, एक छोटा छोटा बच्चा जानता है मेंडलीव के बारे में, क्योंकि वो ऐसा काम ही किया। ऐसा बोला जाता है कि मेंडलीव साहब जिस समय आवर्त सारणी बना रहे थे, उनके सपना में कुछ न कुछ उस प्रकार का चीज उनके सपना में ही आया था कि इसको इस वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार से इसको बैठाया जाए, इसको इस वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार से बैठाया जाए तो कहीं न कहीं आवर्त सारणी सही होता हुआ प्रतीत होगा। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें बाबू। जितने ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।